वेलकम टू मोर क्रिएटिव। इस वीडियो के बीच में हम फोटोशॉप के टूल्स को डिस्कस करेंगे कि फोटोशॉप के टूल्स किस तरह से यूज होते हैं और आप इसको कैसे बआसानी सीख सकते हैं। तो इस कोर्स को हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि हम 2 से 3 घंटे के बीच में जितने भी टूल्स हैं फोटोशॉप के जो आपको साइड पे नजर आ रहे हैं, टूल्स पैनल जो है उसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा टूल किस पर्पज के लिए यूज होता है। तो उसी के लिए हमने ये वीडियो क्रिएट की है। इस वीडियो को हमने 2 से 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। ये इसका पहला पार्ट है जिसके बीच में हमने मैक्सिमम टूल्स को कवर किया है जो कि इजीली आप इनको समझ सकते हैं, और जो बाकी के टूल्स हैं उसको हम अगली वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और इसे समझना है कि कौन सा टूल कैसे यूज होता है। इस कोर्स को लॉन्च करने का पर्पज ये है कि जो लोग डिज़ाइन सीखना चाह रहे हैं या जो इस चैनल से आकर डिज़ाइन सीख रहे हैं, बट अगर वो टूल्स जो हैं उनको सही तरह से ऑपरेट नहीं कर सकेंगे तो वो डिज़ाइन भी नहीं क्रिएट कर सकेंगे। तो इसीलिए हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है। इस वीडियो के अंदर जितने भी टूल्स को डिस्कस किया गया, अगर आप उनको समझेंगे और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो होपफुली कि आप इस कोर्स से फोटोशॉप एक्सपर्ट हो जाएंगे। मुफ्त अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के कोर्सेज लॉन्च करेंगे। अभी स्टार्ट हम करेंगे फोटोशॉप से, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए कि आपने किस तरह से सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है, उसके टूल्स को किस तरह से यूज़ करना है। तो ये सारी जो चीज़ें होंगी वो हम इस कोर्स के बीच में डिस्कस करेंगे। फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसको हम इमेजेस एडिटिंग के लिए और मल्टीपल ग्राफिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम इमेज की मैनिपुलेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, कलर करेक्शन कर सकते हैं इसके बीच में, और बैकग्राउंड इमेजेस के रिमूव करने या बैकग्राउंड की एडिटिंग और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारे हम फोटोशॉप के अंदर क्रिएट करेंगे। एनिमेशंस भी बना सकते हैं उसके अंदर, आप किसी चीज़ को 3D करना चाहते हैं तो आप 3D भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी जो इसके नए वर्जन आ रहे हैं उसके अंदर आपको AI की हेल्प भी मिल रही है। इसी की बेस पे हम सारा जो फोटोशॉप की ट्रेनिंग है उसको डिज़ाइन करेंगे, उसकी वीडियोज़ आपसे शेयर करेंगे ताकि आप उससे फोटोशॉप यूज़ से रिलेटेड नॉलेज गेन कर सकें। अभी हम इसके टूल्स को डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर कि हमें क्या क्या इनिशियली किस किस तरह की चीज़ें जो थी वो सीखनी पड़ती हैं फोटोशॉप को ऑपरेट करने के लिए, और फिर हम बाद में इसका एडवांस कोर्स जो है वो भी लॉन्च करेंगे कि फोटोशॉप को आपने यूज़ कैसे करना है, कैसे कौन सा उसका आइकन है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं बट ये बतानी ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फोटोशॉप का जो आइकन जो इसको हमने पिन किया था क्योंकि हम इसको डेली यूज़ कर रहे हैं, तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फोटोशॉप है वो ओपन हो जाएगा, जिसका इंटरफेस हमें कुछ इस तरह से शो होगा। जब भी हमने कोई नया डिज़ाइन क्रिएट करना है तो उससे पहले हम उसके लिए कैनवस क्रिएट करेंगे। कैनवस हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम जाएंगे फाइल में, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे पास मल्टीपल कैनवस जो हैं इनके साइजेस, ये बिल्ट इन साइजेस होते हैं हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे कि फ़ोटो के लिए अलग साइजेस यहाँ पे हैं और प्रिंट के लिए अलग साइजेस हैं, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए अलग हैं, वेब के लिए इसी तरह, वेबसाइट के लिए भी मल्टीपल साइजेस जो हैं वो पहले से बिल्ट इन है, और मोबाइल के लिए भी इसी तरह, और फिल्म एंड वीडियो के लिए भी। तो हम कोई भी साइज़, अगर यहाँ से हमें कोई साइज़ रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैं एक वीडियो के लिए थंबनेल डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे नया साइज़ या ख़ुद से साइज़ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे साइज़ जो है वो अवेलेबल होगा। जस्ट मुझे क्रिएट पे क्लिक करूँगा मैं, तो वो साइज़ जो है वो क्रिएट हो जाएगा, कैनवस जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। हाँ, उसके अंदर मैं ये है कि रेजोल्यूशन अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ, और बाकी बाकी जितने भी साइज़ और बाकी कलर वगैरह और इसकी जो बाकी की चीज़ें वो सारी एज इट इज़ ही रहेंगी, और मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो साइज़ क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो भी मुझे डिज़ाइन करना है वो मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। इसी तरह हमारे पास कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि मैं अब बिलबोर्ड डिज़ाइन कर रहा हूँ तो उसका जो साइज़ होगा वो यहाँ पे हमें अवेलेबल नहीं होगा इन साइजेस के बीच में, तो वो मुझे खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। जैसा कि मेरे पास एक बिलबोर्ड का साइज़ आया है जिसका साइज़ था, विड्थ उसके 60 फीट और उसकी जो हाइट है वो है 20 फीट। तो यहाँ पे उसका साइज़ जो है मैं वो जो फीट है उसको इंचेस में कन्वर्ट करके नहीं ऐड करूँगा, मैं उसको इंचेस में ऐड कर दूंगा। ये 1 इंच जो है वो 1 फीट कंसिडर होगा यहाँ पे। बट उसमें जो मुझे जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि जो रेजोल्यूशन है
मैं उसको 300 के बजाय 864 उसकी रेजोल्यूशन कर दूंगा। और जो उसका कलर है वो उसको मैं CMYK कर दूंगा। और फिर मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से एक कैनवस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बीच में क्वेश्चन ये है कि हमने इसको जो फीट का साइज था, फुटों का जो साइज था, जो फीट में साइज जाना था, उसको हमने इंचेस में क्यों क्रिएट किया? उसकी एक रीजन तो ये है कि जब मैं इसको अगर एक्चुअल साइज में इसको अगर कैनवस को क्रिएट कर लेता तो फिर इसमें जो इशू था वो ये होना था कि जो हमारा सिस्टम था उसने एक तो स्लो हो जाना था, इसने सही तरह से काम नहीं करना था, मीन्स कि बार बार स्टक होता, फाइल सेव करने में मसला होता। और अगर मैं इसको फाइल सेव करता तो फिर ये होता कि ये लार्ज फाइल में उसको सेव कर लेता, PSD फाइल होती, वो PSD फाइल ही है, बट ये होता है कि लार्ज फाइल में उसको सेव कर देता है और उसका साइज भी जो है वो जीबीज में चला जाता है। मीन्स कि मेरी फाइल बहुत हैवी हो जाती है और समटाइम ये होता है कि आपको फिर स्क्रैच डिस्क फुल का एरर आना शुरू हो जाता है। तो इसकी जो रीजन है वो यही है कि हमने इसका साइज वो यहाँ पे हमने 864 जो रेजोल्यूशन इसकी ऐड की है, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 864 जो हमने रेजोल्यूशन रखी हुई है। अब ये जो रेजोल्यूशन है ना, जब इसने एक्चुअल साइज में कन्वर्ट होना है तो फिर क्या होगा कि ये जो रेजोल्यूशन होगी ये 72 पे आ जाएगी। अब हम इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं। अब ये देखें, जब मैंने इसको 72 रेजोल्यूशन किया तो इसने इसका जो साइज है वो 720 इंच और 240 इंच, मीन्स कि जो इसका एक्चुअल साइज था उसमें कन्वर्ट करते हुए इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 72 हो गई। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल होती है, या तो हम 72 रेजोल्यूशन पे इसको डिजाइन करेंगे और एक्चुअल साइज उसका क्रिएट कर लेंगे। अगर हमने उस तरह से नहीं करना, फीट का साइज है उसको हम इंचेस में ही रखेंगे और इसकी जो रेजोल्यूशन होगी वो 864 कर देंगे और इस तरह से हम इसका एक कैनवस जो होगा वो क्रिएट कर लेंगे। जब भी हमको नया डिज़ाइन बनाते हैं तो हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि ये किस प्लेटफॉर्म पे इसको डिस्प्ले होना है, मीन्स कि उसने डिजिटल पे डिस्प्ले होना है या उसने प्रिंट फॉर्म में कहीं पे उसको हम प्रिंट करके कहीं पे डिस्प्ले करेंगे या उसको प्रिंट होना है। तो ये जो दोनों हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक डिजिटल की, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया। अब जो डिजिटल मीडिया है ना, उसके लिए अगर हमें कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना है तो हम न्यू पे जाते हैं, उसका जो भी साइज़ है, जैसे कि मैं सोशल मीडिया की पोस्ट बनाता हूँ अगर यहाँ पे, तो उसके लिए मैं कोई सा भी, आप मीन्स कि हमें एक इक्वल साइज़ रिक्वायर्ड होता है इसके लिए चारों साइडों से, मीन्स कि हम विड्थ और हाइट जो वो सेम रखते हैं और उसकी रेजोल्यूशन जो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, बट अगर 300 रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। और पिक्सल में इसका साइज़ हम क्रिएट करेंगे। मोस्टली जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी हमारे डिज़ाइन जाते हैं तो उसके जो साइजिंग जितनी भी होती है वो सारी पिक्सल में हो रही होती है, इसलिए हम इसका साइज़ पिक्सल में ही रखेंगे। और जो इसका कलर है वो हम RGB रखेंगे। हमारे पास यहाँ पे कलर्स की और भी ऑप्शंस आ रही होती है, लेकिन हम ये जो दो कलर्स हैं इनको यूज़ कर रहे होते हैं। जब हमने कोई चीज़ डिजिटल के लिए क्रिएट करनी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो हम RGB कलर्स रखेंगे उसके। और अगर हमने कोई डिज़ाइन जो वो प्रिंट के लिए क्रिएट करना है उस पर CMYK ऐड कर लेंगे। वो हम CMYK पे डिज़ाइन करेंगे। तो अब ये हम डिजिटल की पोस्ट क्रिएट कर रहे थे, इसलिए हम इसका जो कलर है वो RGB रखेंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो ये इसकी बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं कि जब भी आपने कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना है तो उसका जब भी आपने साइज़ क्रिएट करना है, उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमने माइंड में रखना है वो एक उसकी रेजोल्यूशन होगी, उसका साइज़ होगा और उसका कलर जो है कि वो डिजिटल के लिए तो RGB में और अगर वो प्रिंट के लिए तो CMYK में। बस ये चीज़ें हमने अपने माइंड में रखनी है और बाकी जो साइजिंग होती है
जैसा अभी मैंने आपको 60 फीट और 20 फीट के जो पहले हमने एक कैनवस क्रिएट किया था, साइज़ क्रिएट किया था, उसकी मैंने थोड़ी सी आपको चीज़ें बता दी कि उसके अंदर रेजोल्यूशन कैसे सेट करनी है, आपने कितनी रेजोल्यूशन रखनी है ताकि आपकी जो प्रिंट की क्वालिटी है वो ख़राब ना हो। तो ये जो चीज़ें होती है ये हमें जब हम साइज़ मीन्स के जब बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर हम कैनवस का साइज़ क्रिएट कर रहे होते हैं तभी हम ये सारी चीज़ें अपनी जो है वो मेक श्योर कर लेते हैं कि हमारा कलर अगर प्रिंटिंग के तो CMYK के हो गया और उसकी रेजोल्यूशन जो है वो हमने ठीक सेट कर लिए। अच्छा, अगर आपका कोई भी डिज़ाइन है जैसे कि A4 के ऊपर आपको कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है, A4 का अगर आपके पास डिज़ाइन है तो उसके लिए आपको रेजोल्यूशन जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो 300 रेजोल्यूशन ऑलरेडी आपके पास, जैसे मैं A4 पे क्लिक करता हूँ तो 300 रेजोल्यूशन जो वो मेरे पास ऑलरेडी ऐड होगी। लेकिन ये होगा कि इसके अंदर मुझे जो कलर अगर वो प्रिंट के लिए A4 साइज जो है वो प्रिंट होने, मोस्टली तो हम इसको प्रिंट ही कर रहे होते हैं, तो प्रिंटिंग के लिए अगर ये है तो इसका हम कलर सिर्फ यहाँ से आगे चेंज कर लेंगे, बाकी की सेटिंग हम एज इट इज़ रहने देंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये A4 साइज के कैनवस जो है ये क्रिएट हो गया। तो ये बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर हम, क्योंकि जब भी हमने फोटोशॉप यूज़ करना है तो हमें ये चीज़ें स्टार्ट के अंदर जितने भी कैनवसेस होते हैं, जो भी साइजेस होते हैं, हमने स्टार्ट में क्रिएट करने हैं। तो इसकी जो सेटिंग्स हैं वो हमने अपने माइंड में रख लेनी है कि हमने इसको सारी सेटिंग्स किस तरह से करनी है। कोई भी टूल अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी बार जो है वो ऊपर हमें यहाँ पे मेन्यू में नज़र आ रही होगी। ये हमारा मेन मेन्यू है और ये जो है कोई भी टूल हम सेलेक्ट करेंगे तो उसका मेन्यू आ रहा होगा यहाँ पे, जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं जिनको हम अपने टूल को बेहतर यूज़ करने के लिए इनको भी साथ में यूज़ करेंगे। जो हमारा सबसे पहला टूल है वो है मूव टूल, जिसकी शॉर्ट की है वी। आप वी प्रेस करेंगे तो ये टूल जो है ये एक्टिव हो जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो बाकी टूल्स हैं हम उनके ऊपर अगर जिस भी टूल के ऊपर हम कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ पे हमें उसकी एक शॉर्ट की भी नज़र आएगी और उसको हमने यूज़ किस तरह से करना है वो भी हमें नज़र आएगा कि किस तरह से ये जो टूल है ये यूज़ होगा, हम अपने डिज़ाइंस के बीच में इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल टूल्स हैं हमारे पास, हम हर टूल को जहाँ हमें रिक्वायर्ड होगा हम वहाँ पे उसको यूज़ करेंगे। जैसे कि मूव टूल है, अगर मुझे किसी डिज़ाइन को मूव करना है तो मैं मूव टूल को उसके लिए यूज़ कर लूँगा। और अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट है उसकी सिलेक्शन क्रिएट करनी, मीन्स कि वो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है या ओवल शेप में है, तो मैं उसको अगर सिलेक्शन क्रिएट करनी है तो मैं मार्कर टूल यूज़ करूँगा या एलिप टूल यूज़ करूँगा। सबसे पहले हम मूव टूल को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब मूव टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं एक डिज़ाइन से एक ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट किया, उसकी लेयर सेलेक्ट की, उसको मैंने मूव किया और अपने दूसरे जो कैनवस था, जो दूसरा मैंने एक कैनवस का साइज़ क्रिएट किया था उसमें ले गया। तो जब भी आपने किसी एक कैनवस से दूसरे कैनवस में कोई विजुअल जो है, कोई इमेज, कोई टेक्स्ट, कोई और डिज़ाइन एलिमेंट जो है उसको आपने मूव करना है तो उसके लिए जो आपने टूल यूज़ करना है वो मूव टूल होगा। जैसे आप किसी भी विजुअल को जब उसकी लेयर सेलेक्ट होगी तो आप उसको अपने डिज़ाइन में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको उसको एडजस्ट करना होगा, जहाँ पे भी आपने उसको मूव करना है तो आप मूव कर सकते हैं। हमने मूव टूल को यूज़ करके देख लिया कि हम एक फाइल से दूसरी फाइल में या एक कैनवस से दूसरे कैनवस के अंदर इमेजेस, टेक्स्ट या किसी भी डिज़ाइन एलिमेंट को कैसे मूव कर सकते हैं। अब मूव टूल के बाद जो हमारे पास दूसरा टूल है वो है आर्ट बोर्ड टूल। जैसे हम आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के, मीन्स कि मैंने एक अगर फाइल क्रिएट की तो उसके साथ में मल्टीपल आर्ट बोर्ड जो है वो भी क्रिएट कर सकता हूँ, मीन्स के मल्टीपल जो पेजेस है वो क्रिएट कर सकता हूँ। उसकी शॉर्ट की है शिफ्ट वी। शिफ्ट वी प्रेस करेंगे तो ये टूल एक्टिव हो जाएगा। तो अब हम इससे कोई भी जो हमारे पास कोई भी डिज़ाइन जो फाइल पहले से हमने एक डिज़ाइन फाइल क्रिएट की हुई है, डिज़ाइन का आर्ट बोर्ड हमने क्रिएट किया हुआ है या हमने डिज़ाइन बना चुके हैं, तो उसके साथ हमें मज़ीद जो आर्ट बोर्ड रिक्वायर्ड है तो हम यहाँ से इस टूल को सिलेक्ट करके हम आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब आर्ट बोर्ड टूल जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया और उससे मैंने एक कैनवस क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब उसकी चारों साइडों के ऊपर प्लस का साइन नज़र आ रहा था, मीन्स के अब जब मैं प्लस के साइन के ऊपर, जिस साइड के भी प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसी साइड पे सेम साइज़ का कैनवस क्रिएट कर देगा
और अगर मुझे उसके साइज़ में कोई चेंजिंग करनी है तो टॉप के ऊपर जो मेन्यू बार इसका आ रहा है वहां से जाके मैं इसका साइज भी चेंज कर सकता हूँ। साइज चेंज करने के बाद अब मैं इसको मूव कर लूंगा। अगर मैंने राइट साइड के ऊपर कैनवस क्रिएट किया तो राइट साइड पे उसको थोड़ा सा और मूव कर लूंगा। तो अब मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर कैनवस क्रिएट किया तो मैं उसको लेफ्ट साइड के ऊपर थोड़ा सा मूव करके दो कैनवस के बीच में गैप क्रिएट कर लूंगा। और मुझे कोई भी डिजाइन क्रिएट करना है तो मैं इन कैनवस, ये जो कैनवस मैंने सेलेक्ट किए हैं इसके ऊपर कर लूंगा। और जो कैनवस का बैकग्राउंड कलर है वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ प्रॉपर्टी बार से। इसका कलर चेंज करने के बाद अभी ये कि हमारे पास कैनवस के ऊपर आपने देखा होगा कि एक ही स्क्रीन के ऊपर आप हमने 3 कैनवस जो है वो क्रिएट किए हुए हैं। तो हम 3 से ज़ायद मीन्स के मल्टीपल कैनवसेस जो है इस टूल की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, जिसकी शॉर्ट की है M। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल जो है इसको हम नॉर्मली कोई भी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कहीं पे क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे ही मैं इसके टूल पे गया हूँ तो मुझे यहाँ पे इसके साथ एक छोटी प्रेजेंटेशन टाइप क्रिएट की हुई है कि जहाँ से हमें ये पता चल सकता है कि ये टूल कैसे ऑपरेट होता है, मीन्स कि इस टूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो हमें जैसे हम किसी भी टूल के ऊपर जाते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है और उस विंडो में हमें ये एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि आपने इस टूल को किस पर्पस के लिए यूज करना है। तो अब यहाँ पे मैंने एक सिलेक्शन क्रिएट कर ली, एक नई लेयर क्रिएट की और इस लेयर पे व्हाइट फिल कर दिया जिस एरिया की मैंने सिलेक्शन ली हुई थी। तो मीन्स कि जब मुझे कोई बॉक्स वगैरह कहीं पे अपने डिजाइन के बीच में कोई क्रिएट करना है तो मैं इस टूल को भी यूज करके बॉक्स क्रिएट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर हमें कोई सर्कल में सिलेक्शन क्रिएट करनी है तो हम इलिप्टिकल मार्क्यू टूल जो है वो यूज कर लेंगे, जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट M। इलिप्टिकल मार्क्यू टूल जो है इसको हम सर्कल या ओवल शेप में या किसी भी मीन्स के सर्कल से रेलेवेंट कोई भी किसी भी तरह की हम कोई शेप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे। मीन्स कि जब आपने सिलेक्शन क्रिएट करना शुरू कर दिए और आपने क्लिक होल्ड रखना है, जो लेफ्ट क्लिक होगा उसको आपने माउस का लेफ्ट क्लिक जो होगा उसको आपने होल्ड करके रखना है, या कीबोर्ड का जो लेफ्ट क्लिक है उसको आपने होल्ड करके रखना है अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं। तो आपने साथ ही शिफ्ट प्रेस कर देना है, लेकिन उससे पहले आपने थोड़ा सा मूव कर लेना है। उसको मूव करने के बाद जब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो फिर वो एक्यूरेट सिलेक्शन जो है वो क्रिएट करेगा। तो इस तरह से हम इन दोनों टूल्स को जो है वो अपने डिजाइन्स के बीच में यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा टूल जो है वो कहाँ पे रिक्वायर्ड है और उसको फिर हम इसी तरह से यूज कर लेंगे। कोई भी टूल जो है उसका अपना पर्पज है यूज करने का। हर टूल जो है जहाँ पे वो जितना रिक्वायर्ड होगा हम वो यूज कर लेंगे। इसी तरह इसके बीच में आपने देखोगे अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आप इसके अंदर लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। उस पर यह होगा कि आपने उस टूल को सिलेक्ट करना है, जो लाइन के लिए टूल है उसको सिलेक्ट करेंगे और आपने कैनवस के ऊपर आके क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगी खुद से। आप नई लेयर क्रिएट करेंगे उसके अंदर कलर फिट कर देंगे तो वो लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो आप इस तरह से इसके अंदर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप लाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है सेकंड टूल है जिसको अभी हमने डिस्कस किया। अब जो हमारा थर्ड टूल है वो है लासो टूल। लासो टूल जो है उसको नॉर्मली हम सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, मीन्स कि आप यहाँ से रफ सिलेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी शॉर्ट की है L। अब कीबोर्ड से L का बटन प्रेस करेंगे उससे ये टूल एक्टिव हो जाएगा। अब हम कोई भी हमारे पास इमेज हो उसके हमने सिलेक्शन क्रिएट करनी है तो हम लासो टूल की मदद से सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने माउस का लेफ्ट क्लिक जो है उसको होल्ड करेंगे, होल्ड करके आप उसको इमेज के राउंड में मूव करेंगे तो जैसे जिधर जिधर से आप इसको मूव करते जाएंगे उसी एरिया को ये सिलेक्ट कर लेगा। ये इसकी साइडों पे सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगी, जैसे ये सिलेक्शन में आ जाएगा वो एरिया जिसके ऊपर आपने कर्सर को आपने मूव किया होगा। जैसे ही आप किसी भी एरिया की सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद आपने कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो उसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी, जिसको अभी हम आपको मूव करके दिखाएंगे कि ये देखें अभी एक कॉपी जो है इमेज की वो क्रिएट कर लिया हमने। इसके अलावा जो इसका अब सेकंड टूल है अब हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में, वो है पॉलीगोनल लासो टूल, जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट L। ये टूल जो है इसको अगर हमने अपने किसी भी इमेज के ऊपर यूज करना है तो ये किससे हम सर्कल नहीं क्रिएट कर सकते। पॉलीगॉन शेप में अगर मुझे कोई भी सिलेक्शन क्रिएट करनी है जिसके एजेस जो होंगे वो हार्ड एजेस होंगे और इसमें सिलेक्शन जो है वो सर्कल में नहीं ले सकते, मीन्स बॉक्स शेप में या ज्योमेट्रिक शेप में अगर मुझे कोई सिलेक्शन क्रिएट करनी है तो मैं इस टूल से सिलेक्शन लूंगा। कोलाज जब हम इमेजेस का क्रिएट करते हैं तो उसके बीच में हम इसको यूज कर लेते हैं। ये डिफरेंट आर्ट एंड डिजाइन की टेक्निक्स हैं जिनके बीच में यूज होता है।
इस टूल को एवं ही ना समझिएगा। तो इस तरह जैसे हमने पहले टूल की भी सिलेक्शन क्रिएट की थी और कंट्रोल जो है प्रेस करके उसकी कॉपी क्रिएट कर ली थी, इसी तरह हमने इस टूल के से भी जो सिलेक्शन क्रिएट की है उसके हमने कॉपी क्रिएट कर ली। लेकिन अब जो इसी में हमारा थर्ड टूल है मैग्नेटिक लासो टूल जो है इसकी शॉर्ट की भी शिफ्ट एल है। लेकिन इसको हमने यूज कैसे करना है कि हम एक जगह पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने माउस को मूव करना है। माउस को हम जिधर जिधर मूव करेंगे उस एरिया से ये सिलेक्शन लेता रहेगा। इन केस अगर हमसे कोई सिलेक्शन मींस कि हमने सिलेक्शन तो क्रिएट कर ली लेकिन वो सिलेक्शन जो थी वो थोड़ा उसमें मिस्टेक हो गया कि हमने माउस जो था वो बाहर से मूव करना था लेकिन हम उसको इमेज के ऊपर ले आए हैं, तो हम बैक स्पेस जो है उसको प्रेस करके वापस भी जा सकते हैं। और जहाँ से हम सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे वहाँ पे जब हम इस सिलेक्शन को वापस लेके जाएंगे तो इसके साथ एक छोटा सा सर्कल का जो साइन है, माउस जो एरो बना होगा, हमारा जो एरो है जिसको हम मूव कर रहे हैं इस एरिया से, जब वहाँ पे हम इसको जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे ही वापस ले जाएंगे तो इसके साथ एक छोटा सा सर्कल क्रिएट बना हुआ होगा, जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि अब हम उस पॉइंट पे हैं जहाँ से हमने सिलेक्शन स्टार्ट की थी। और जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे नोड के ऊपर, सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। और इसको भी हम इसी तरह से अगर हमने इसकी कॉपी क्रिएट करनी जैसे हमने पहले कॉपी क्रिएट की थी तो हम कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी भी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह से हम ये जो तीनों टूल थे होपफुली कि इनकी आपको समझ आ गई होगी। कोशिश तो मैंने यही की कि मैं इसको अच्छे से समझा पाऊँ। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट डब्ल्यू, ये टूल हमें पुराने जितने भी वर्जन थे उनमें अवेलेबल नहीं था बट इस वर्जन में हमें अवेलेबल है। जैसे हम सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन क्रिएट करते हैं हम इसी तरह इसके लिए आप सिलेक्शन क्रिएट करेंगे और जो लेफ्ट क्लिक है उसको होल्ड करके रखेंगे और विजुअल के साइडों के ऊपर हम एक सिलेक्शन ड्रॉ कर लेंगे जिससे ये विजुअल सिलेक्शन में आ जाएगा। और अब हम इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और इसका हम बैकग्राउंड जो है उसको रिमूव कर लेंगे, तो हम कोई भी बैकग्राउंड जो है बैक पे ऐड कर सकते हैं या इस इमेज को हम एज अ पीएनजी यूज कर सकते हैं। इसी का जो नेक्स्ट टूल है वो है क्विक सिलेक्शन टूल जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट डब्ल्यू। अब जो क्विक सिलेक्शन टूल है ये भी इसी तरह यूज होता है जैसा कि हमने पहला टूल यूज किया, बट वो ज़्यादा परफेक्ट, आई थिंक वो परफेक्ट इसके ऊपर यूज़ हुआ था इमेज के ऊपर। जो इमेज मैंने पहले जिस इमेज को ओपन किया था उसके ऊपर बड़ा अच्छा वो यूज़ हो गया था। अब इसको भी ट्राई करते हैं कि ये किस तरह से यूज़ होता है। तो इसका एक छोटा सा सर्कल क्रिएट हुआ होता है जिधर इसको हम मूव करते हैं, जैसे कि हम ब्रश टूल यूज़ करेंगे तो ब्रश का भी एक सर्कल क्रिएट हुआ होगा, मीन्स के ब्रश के एक स्केल होता है। बैक स्पेस के साथ हमें दो ब्रैकेट्स होते हैं जिससे हम लेफ्ट वाले ब्रैकेट से इसका साइज छोटा और राइट वाले ब्रैकेट से इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। टॉप के ऊपर जो इसका मेन्यू बार आ रहा होता है, किसी भी टूल को हम सिलेक्ट करते हैं उसका जो मेन्यू आ रहा होता है वहां पे ऊपर प्रॉपर्टी बार आ रही होती है, वहां से भी हम उसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब जो ये वाला टूल है इसके अंदर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि विजुअल से थोड़ा दूर रखना है उसको। विजुअल से दूर इसलिए रखना है क्योंकि अगर ये विजुअल के साथ टच होगा तो ये जो भी इसका कलर होगा कि एक कलर जो होगा वो दूसरे के साथ अगर मिलता जुलता होगा, उसको एक कलर को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो दूसरे को ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, ये उसको भी साथ पिक कर लेता है। और अगर आपसे कोई बाय मिस्टेक ये मीन्स कि ज्यादा एरिया सेलेक्ट कर लेते तो आप आल्ट प्रेस करेंगे तो उससे सिलेक्शन माइनस होती है। मीन्स कि आल्ट प्रेस करके अगर आप उस एरिया के ऊपर उस ब्रश को मूव करेंगे तो वो उसको सिलेक्शन को वो जो है वो डिसलेक्ट कर लेगा उस एरिया को। और अगर आपने सिलेक्शन ऐड करनी है तो आप शिफ्ट प्रेस कर लेंगे, शिफ्ट को होल्ड करके जो ब्रश होगा उसको मूव करेंगे तो सिलेक्शन जो भी वो ऐड कर लेगा। और इस तरह से हम इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और रिमूव करके के पीछे कोई बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं या हम इसको एज अ पीएनजी यूज कर सकते हैं। मैजिक वेन टूल, मैजिक वेन टूल भी जो है वो इसी तरह से क्रोमा कटिंग के लिए यूज होते हैं। तो अब जब मैंने इस टूल को भी सिलेक्ट कर लिया और मैं इसको अब यूज कर रहा हूँ, तो जब मैंने कैनवस की मैंने अपने जब इमेज के ऊपर आया तो उसका जो बैकग्राउंड था मुझे उसको सिलेक्ट करना है, तो मैंने मैजिक वेन टूल जो है उससे क्लिक किया तो उसने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे मजीद जो है उस एरिया जो है उसको सिलेक्ट करना था, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा, शिफ्ट जो है उसको होल्ड करूंगा साथ में और साथ में अपने उस एरिया को जिसको मुझे साथ सेलेक्ट करना है उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो उसको भी साथ साथ सिलेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से हम मैजिक वेन टूल जो है उससे भी इसी तरह से सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी जो टूल है इसकी भी जो ऊपर हमें प्रॉपर्टी नजर आ रही है वहां से मैं अगर चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं एक दफा इसको क्लिक करूँ और दूसरा जो ग्राउंड है उसके ऊपर क्लिक करने के लिए मुझे शिफ्ट ना होल्ड करना पड़े, तो ऊपर हमें कुछ टूल्स नजर आ रहे हैं जो पाथ फाइंडर के टूल्स होते हैं। टूल को जिस तरह से उसकी सेटिंग की हुई है अगर आपने इस तरह से इसकी सेटिंग रख लेंगे आपको शिफ्ट नहीं प्रेस करना पड़ेगा। आप ऊपर से ये जितना भी इसकी प्रॉपर्टी बाहर आ रही होती है आप यहाँ से टॉलरेंस है या बाकी की जो उनको चेंज करके मींस कि उसको चेक कर सकते हैं कि कौन किस तरह से आपका जो टूल है वो बेहतर ऑपरेट हो रहा है, उससे वो आप क्रिएट कर पा रहे हैं। तो कोई भी टूल है उसको
उसको उसके यूज करने का जो पर्पस है वो आप पता होना चाहिए। मीन्स कि आपके माइंड में होगा कि आपने किस टूल को किस पर्पस के लिए यूज करना है, वो आपने डिसाइड करना होता है कि आप यहाँ पे आपको किस वाले टूल की जरूरत है, या कौन सा टूल जो है वो बेहतर वर्क कर सकता है, जो आपका टाइम सेव कर सकता है। और आप बाकी ये होता है कि कोई भी टूल जो है उसको यूज करने से पहले आप उसकी जो प्रॉपर्टी बार है वहां पे आप उसके मल्टीपल ऑप्शंस आ रही होती हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस को ट्राई करके आप अपने टूल को बेहतर यूज कर सकते हैं। मैजिक टूल से हमने बैकग्राउंड की जो सिलेक्शन क्रिएट कर ली, जहाँ पे हमने देखा कि विजुअल के ऊपर कुछ पार्ट थे जैसे कि शूज के ऊपर सिलेक्शन क्रिएट हो रही थी, आल्ट प्रेस करके उसके ऊपर क्लिक किया और उसको माइनस कर दिया वहां सिलेक्शन को, या रिमूव कर दिया। और बाकी जिस एरिया में मुझे वो सिलेक्शन जो चाहिए थी उसको अगर मुझे वहाँ वो एरिया सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैंने शिफ्ट प्रेस करके वहाँ पे मैजिक टूल जो है उससे क्लिक किया। सिंपल आपने लेफ्ट क्लिक करना होता है, आपने लेफ्ट क्लिक करना है तो वो सिलेक्शन में आ जाएगा वो एरिया। तो इस तरह से हमने सिलेक्शंस क्रिएट कर ली, और सिलेक्शन जब हमारी कंप्लीट हो गई तो हमने सिंपल जो ऊपर बैक स्पेस का बटन है वो प्रेस कर लिया, डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो जो बैकग्राउंड होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास इमेज जो वो पीएनजी में अवेलेबल है। अब हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है क्रॉप टूल। नॉर्मली तो ये हम अपने सेल फोन्स के बीच में भी यूज़ कर रहे होते हैं। मीन्स कि एक पिक्चर जो थी वो क्लिक की, उसको अपने कैनवस के अंदर ले आया, तो उसका जो बैकग्राउंड था वो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड था, तो मैं उसको रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मैं क्रॉप टूल से उसको क्रॉप कर सकता हूँ। या मुझे किसी कोई भी डिज़ाइन है, मीन्स कि मैंने कैनवस क्रिएट किया हुआ है और मुझे उसका साइज़ जो है वो एक्सटेंड करना है तो मैं क्रॉप टूल की मदद से भी कर सकता हूँ। या जैसे मैंने डिफरेंट आर्टबोर्ड क्रिएट किए हुए हैं, यहाँ पे आपको जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो इसके साइडों के ऊपर आपने देखा होगा कि इमेजेस जो हैं वो बाहर मुझे कैनवस से बाहर नज़र आ रही थी, और मुझे उन वो कैनवस से बाहर वाली इमेजेस जो थी उनको रिमूव करना था, तो मैंने क्रॉप टूल को यूज़ कर लिया। तो क्रॉप टूल को इसमें हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टूल है वो है फ्रेम टूल, जो आपको सिर्फ इसी वर्जन में अवेलेबल है, या इससे नेक्स्ट जो वर्जन होंगे डेफिनेटली उसमें तो होगा, बट इससे जो पिछले वर्जन थे उसमें अवेलेबल नहीं था, जिसकी शॉर्ट की है के। अब आपने एक यहाँ पे एक फ्रेम ड्रॉ कर लेना है स्क्रीन के ऊपर। जब आप फ्रेम ड्रॉ कर लेंगे तो आपके पास एक लेयर क्रिएट हो जाएगी मास्क जिसके साथ बना होगा। आपने इमेज जो भी आपके पास इमेज अवेलेबल थी उसकी कॉपी क्रिएट की, और इस मास्क वाली लेयर के ऊपर आपने मूव कर लेना है उसको। जैसे ही आप मूव करेंगे तो एक फ्रेम के अंदर आ जाएगी इमेज। तो आप इस तरह से किसी भी इमेज को किसी फ्रेम के अंदर आपने यूज़ करना, मीन्स कि आप फ्रेम का जो स्केल है वो छोटा बड़ा जैसा भी आपने उसको रखना है आप रख सकते हैं। और अगर आपने सर्कल यूज़ करना है उसके लिए सर्कल फ्रेम यूज़ करना है तो आप सर्कल फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने रेक्टेंगुलर जो शेप यूज़ किया था सर्कल है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो इमेज होती है हम उसको कहीं पे भी मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं फ्रेम के अंदर। तो ये टूल जो है फ्रेम टूल इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अब जो नेक्स्ट टूल है वो हमारे पास है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल जो है उसकी शॉर्ट की है आई। अब आई ड्रॉपर टूल जो है इसको हम अपने डिजाइन के बीच में ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर यूज कर रहे होते हैं। इसका जो यूज है वो इस तरह से कि हम कोई भी इमेज अपने कैनवस के अंदर जब ऐड कर लेते हैं, कोई भी डिजाइन ऐड कर लेते हैं, तो हमें क्या होता है कि जो कलर्स होते हैं उसके एक जो कलर कंट्रास्ट जब हम बना रहे होते हैं तो हम इस टूल को सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। कलर पिक करते हैं हम अपने कैनवस के बीच में और कलर कम्बिनेशन सेट कर लेते हैं। हम हमारे पास कैनवस पे कोई भी इमेज ओपन हो, हम उसके किसी भी पार्ट के ऊपर जाके जब क्लिक करेंगे, टूल बार होती है उसके नीचे हमारे पास कलर्स की ऑप्शन आ रही थी, जहाँ पे हम एक टाइम के बीच में दो कलर्स जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, दो कलर जो ऐड कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये चेंज होते रहेंगे। इमेज के किसी भी पार्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे वहाँ से ये कलर पिक होगा और हमारे पास हमारे जो कलर बार आ रही है उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम कलर्स ऐड कर सकते हैं। वो कोई नेचर की इमेज भी हो सकती है, कोई भी इमेज, मीन्स के कोई भी आपके पास डिज़ाइन है उससे आपने कलर पिक करने, तो आप आई ड्रॉपर टूल की मदद से कलर पिक कर सकते हैं। नीचे वाला कलर अगर आपने उसके अंदर भी कलर चेंज करना है तो आप रिफ्लेक्ट की जो ऑप्शन होती है ये जो आपके पास कलर के दो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इसके साथ ही एक एरो का साइन है, उसके ऊपर आप क्लिक करें या एक्स प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, तो कलर जो होंगे ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और आप उसमें भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक टाइम के अंदर दो आप अपनी मर्जी के कलर्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम किसी भी इमेज से अगर हमें कलर पिक करने हैं तो हम आई ड्रॉपर टूल से कलर पिक कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट टूल है वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जिसकी शॉर्ट की है जे। इस टूल को आप एक्टिव करेंगे
और जो भी इमेज आपने ट्रीट करना, जब भी हम किसी इमेज का फेस ट्रीट कर रहे होते हैं, जैसे कि फेस के ऊपर एक्नीज हैं या कोई और पिंपल्स हो सकते हैं जिसको हम रिमूव कर रहे हैं, तो हम इस टूल से रिमूव करेंगे। आपने सिंपली इस टूल को एक्टिव करना है और लेफ्ट क्लिक जो है उसको आपने होल्ड करके रखना है और उस पार्ट के ऊपर जिससे आपने उन स्पॉट्स को या एक्नीज को रिमूव करना है वहाँ पे आप इसको मूव करेंगे। जैसे कि आप जब ब्रश टूल यूज़ करते हैं इसी तरह से आप इस टूल को यूज़ करेंगे तो इससे ये मूव होते रहेंगे। जिस स्पॉट पे भी आप इसको मूव करेंगे वहाँ से एक्नीज जो होंगी वो रिमूव कर देगा इसको। इस इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं फर्दर, जो अगर आप इसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहें टूल को जो यूज़ होते हैं इसके बीच में, तो आप मेन मेन्यू के नीचे जो प्रॉपर्टी बार आ रही है किसी भी टूल की, इस टूल की भी वहाँ पे प्रॉपर्टी बार आ रही है, आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पार्ट पे आया तो यहाँ पे ये टूल सही तरह से वर्किंग नहीं कर रहा था। अब ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर हम जो नेक्स्ट टूल है इसका उसको यूज़ कर लेंगे क्योंकि ये सही तरह से वर्किंग नहीं कर रहा, तो वो है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल जो है इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे जैसे हम स्टेम टूल को यूज़ करते हैं कि जिस एरिया से हमने टेक्सचर को पिक करना है वहाँ पे हम आल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, तो वहाँ से ये टेक्सचर को पिक कर लेगा और हमने इसी तरह जैसे हमने पहले टूल को यूज़ करे थे, लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके ब्रश कर रहे थे वहाँ पे, तो वो जो पार्ट था उसको वो रिप्लेस कर रहा था। इसी तरह से ये टूल जो है ये यूज़ होगा और ये अच्छे से इसको रिप्लेस कर लेगा। इसको हम बार बार यूज़ करेंगे, तब तक हम इसको यूज़ करेंगे जब तक कि ये जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो हमें मिल ना जाए। तो समटाइम होता है कि हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है इन टूल्स को, बार बार हम उसको ट्राई कर रहे होते हैं डिफरेंट जगहों से टेक्सचर्स को पिक करके फिल कर रहे होते हैं, और समटाइम्स ये होता है कि वो सही तरह से हमें वो जो रिज़ल्ट जो हमें चाहिए होता है वो मिल जाता है। नेक्स्ट टूल है इसका पेज टूल, जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट जे। शिफ्ट जे प्रेस करेंगे आप तो ये टूल एक्टिव हो जाएगा। पेज टूल को हम ऐसे यूज़ करेंगे कि हम पहले सिलेक्शन क्रिएट कर लेंगे जैसे हम लासो टूल से सिलेक्शन क्रिएट करते हैं, और उसके बाद उसको मूव करेंगे स्किन के दूसरे पार्ट के ऊपर और वहाँ से उस टेक्सचर को वो पिक करेगा और जिस पोर्शन की हमने सिलेक्शन ली होगी वहाँ पे उसको रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह से हम जो पेज टूल है इसको यूज़ कर लेंगे। पेज टूल है मीन्स कि पैचेस जो होते हैं वो हम ऐड कर रहे होते हैं, एक जगह से पेज उठाया और दूसरी जगह पे उसको रिप्लेस कर दिया, इस तरह से हम उस पेज टूल को यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप इससे भी स्किन को ट्रीट कर सकते हैं। ये तीनों टूल्स जो हैं अब एक ही स्किन के ऊपर, एक ही फेस के ऊपर हमें 3 डिफरेंट टूल्स जो थे वो अप्लाई करने पड़े। जो टूल जिधर बेहतर रिजल्ट दे रहा है, जो टूल बेहतर यूज़ हो रहा है, हम उसी टूल को यूज़ करेंगे अपने किसी भी डिज़ाइन के बीच में या इमेज क्रिएट करने के बीच में। तो इस तरह से हम जो है अपने टूल्स को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमने अंडरस्टैंड करना होता है कौन सा टूल जो है वो अच्छा वर्क कर रहा है। हमारा नेक्स्ट टूल है कंटेंट अवेयर मूव टूल। शॉर्ट की है इसकी, शॉर्टकट की है शिफ्ट जे। शिफ्ट जे प्रेस करेंगे तो ये टूल एक्टिव हो जाएगा। इस टूल का जो यूज़ है वो बाकी जो टूल्स हमने पहले यूज़ किए हैं इसी के उससे डिफरेंट है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही हम इस टूल को ओपन करेंगे तो पहले तो हम इसकी जो सेटिंग्स हैं वो कर लेते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी बार ऊपर आ रही है वहाँ पे उसकी सेटिंग्स कर लेंगे और उसके बाद हम सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। जब भी हमने किसी विजुअल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो हमने जब सिलेक्शन क्रिएट करनी है तो थोड़ा डिस्टेंस से करनी है, बिल्कुल उसके साथ से नहीं करनी। अब हमने डिस्टेंस से सिलेक्शन क्रिएट कर लिया और इसको मूव करेंगे हम किसी दूसरी पोजीशन पे जहाँ पे हमने इसको मूव करना होगा। इससे हम करते क्या हैं कि अब हमारे पास एक इमेज है, उसको हमने मूव करना है बैकग्राउंड के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके लिए हम इस टूल को यूज़ करेंगे। तो हमने जब इसको मूव किया और इसकी जो बाकी के ऊपर सेटिंग्स हैं इसकी जो प्रॉपर्टी बार के अंदर, उसको भी हम ट्राई करेंगे कि उससे इसका रिज़ल्ट बेहतर होगा या उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारा जो जो पहले हमने मूव किया था उस पर, और बाद में जब हमने उसकी सेटिंग्स की तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके अंदर हम कलर और स्ट्रक्चर की जो अमाउंट है उसको हम चेंज करके इसको ट्राई कर लेंगे कि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे विजुअल के ऊपर। तो इस तरह से हमने उसको ट्राई कर लिया और बाकी की जो अब हम इसको एक दफ़ा फिर ट्राई करेंगे उनको कम करके या उनको बढ़ा के। इस तरह से ये होगा कि हम
ये ट्राई करना चाह रहे हैं एक्चुअली कि ये किस तरह से इसका अच्छा जो रिज़ल्ट है वो हमें मिल सकता है इससे। तो हम इसको इस तरह से बार बार ट्राई करेंगे। स्ट्रक्चर और कलर्स की जो अमाउंट है उसको हमने चेंज करके बार बार इसको ट्राई किया और उसको चेक किया कि किस तरह ये मतलब इसको चेंज करने से इमेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या किस तरह से उसकी सेटिंग्स चेंज करने से इमेज की जो लुक एंड फील है वो किस तरह की आती है, कि वो सही तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है या कोई पैचेस क्रिएट हो रहे हैं साइड पे, या क्या फ़र्क पड़ता है सेटिंग्स को कम या ज़्यादा करने से। तो वो सारा हमने इसके ऊपर ट्राई कर लिया। हम इसके अंदर एक्सटेंड जो है उसको ट्राई कर लेते हैं। उससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा इसके ऊपर कि हम ऐसे ही जैसे पहले हमने सिलेक्शन क्रिएट की थी इसी तरह से सिलेक्शन क्रिएट करेंगे किसी भी इमेज की और उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। जब उसको हमने मूव किया और उसको हमने रोटेट करके उसको ट्राई कर लिया, जहाँ पे भी हमने उसको फिक्स करना था वहाँ पे इसको ऐड कर लिया। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमने उसको एक जगह से दूसरी जगह इमेज को मूव किया तो जो पहले वाला इमेज था वो रिमूव नहीं हुआ वहाँ से, वो एज इट इज़ वहीं पे ही है और दूसरी जगह पे वो इमेज की कॉपी क्रिएट हो गई। तो एक्सटेंड को हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या जो एक्सटेंड है इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो एक्सटेंड की ऑप्शन है उसको हम एक हमारे पास एक और इमेज है जिसके ऊपर हम इसको ट्राई करेंगे अभी, वो है बिल्डिंग की इमेज। अब हमने क्या करना है कि इसके साइडों के ऊपर जैसे पहले हमने सिलेक्शन क्रिएट की थी इसी तरह से यहाँ पे सिलेक्शन क्रिएट करेंगे। सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद हम इसको मूव करेंगे ऊपर की तरफ कि हमने बिल्डिंग का जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ करना है। तो जैसे ही हमने इसको ऊपर की तरफ मूव किया तो वो जो इमेज था उसका साइज़ जो है वो एक्सटेंड हो गया। लेकिन उसके साइडों के ऊपर आप देख रहे होंगे कि जो एजेस हैं मतलब कि जो पेज क्रिएट हुआ है उसके ऊपर कलर्स जो है वो बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं कर रहा। तो अब हम ऊपर इसका जो स्ट्रक्चर और कलर वाली ऑप्शन है उसको उसको ट्राई करेंगे जिससे ये मैनिपुलेट हो जाएगा बैकग्राउंड के साथ। तो आप इस तरह से जो ओपेसिटी है इसकी उसको भी ट्राई कर सकते हैं। और इसी तरह हम जो दूसरी इमेज है उसका साइज़ जो है उसको कम करके देखेंगे कि इससे इसका साइज़ कम भी होता है या जैसे हमने साइज़ एक्सटेंड किया वही कर सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से ट्राई किया कि इसका साइज़ कम करेंगे तो उससे ये है कि इसका साइज़ जो है वो कम भी हो गया और उसने इमेज को ख़राब भी नहीं किया। तो आप इस तरह के किसी भी विजुअल के ऊपर कोई भी आपके पास इस तरह का इमेज है उसके ऊपर आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। रेड आई टूल जो है इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट जे। इस टूल को हम यूज़ करते हैं जब समटाइम्स होता है कि रात के टाइम में आपने किसी का फ़ोटो क्लिक किया हो और उसकी जो आंखें हैं उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। तो उस रेड टोन को ख़त्म करने के लिए हम इस टूल को यूज़ करते हैं। इसके ऊपर ना सिंपली आपने सिलेक्शन क्रिएट करनी है उस एरिया की और इसने इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देना है। तो इस तरह से हमने इस टूल को भी यूज़ कर लिया। तो अभी तक के जितने भी टूल्स थे जो हमने इसके बीच में डिस्कस किए हैं आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको बार बार ट्राई करें और इस टूल को समझें। इन्हीं टूल्स के ऊपर वाइंड अप करते हैं। फोटोशॉप के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ब्रश टूल को, जो एक इम्पॉर्टेंट टूल भी है जिसके शॉर्ट की है बी। आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे तो ये टूल एक्टिव हो जाएगा। ब्रश टूल के ऊपर हमें एक सिंगल क्लास इसलिए बनानी थी क्योंकि इसको डिटेल में समझना ज़रूरी है। जैसे ही हमने इस टूल को एक्टिव किया तो टॉप
मेन्यू के नीचे इसकी प्रॉपर्टी बार जो है वो हमें शो हो रही है, वहाँ से जाके हम इसकी सेटिंग्स कर लेनी है कि जैसे भी आपके इसका स्केल अप डाउन करना है या इसका जो भी है, मतलब हार्ड ब्रश सेलेक्ट करना है या सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट करना है, या इसके अलावा भी इसके ब्रशेज़ होते हैं जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, और कुछ इसके प्रीसेट्स होते हैं जिसको हम डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, या हम खुद का ब्रश भी क्रिएट कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होगा, जहाँ पे हम उसको खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी हम इसके बीच में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसके मुताल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। जब हमने ये ब्रश वगैरह सेलेक्ट कर लिया और अब हम इसका जो स्टाइल है उसको चेक कर लेते हैं कि इसके बीच में हमारे पास कौन कौन से स्टाइल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ब्रश जो बिल्ट इन जो हमें फोटोशॉप के अंदर प्रीसेट बने बनाए मिल जाते हैं उसको हम वहाँ से चेक कर लेंगे, और जो हमें ब्रश सेलेक्ट करना होगा डिपेंड करता है कि हम किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करें, तो हम वो ब्रश जो होगा सेलेक्ट कर लेंगे। समटाइम्स हमें कोई बैकग्राउंड क्रिएट करने हैं, मैट पेंटिंग क्रिएट करनी है या डिजिटल पेंट करने हैं आपने, तो आप इस टूल की मदद से पेंट करेंगे। अब इस टूल को यूज़ कैसे करना है और इसकी टाइप्स क्या हैं। वैसे तो इसकी जो जनरल टाइप्स हैं वो दो हैं जिसको हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, एक इसके हार्ड ब्रश है और एक इसका सॉफ्ट ब्रश है। अभी जो हमें स्क्रीन के ऊपर सर्कल सा नज़र आ रहा है, ये सर्कल जो है ये ब्रश का एक्चुअली साइज़ है, स्केल है इसका। आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ब्रैकेट इसके लिए आप राइट साइड वाला अगर ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, और लेफ्ट साइड वाला ब्रैकेट अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इससे इसका साइज़ जो होगा डिक्रीज़ होगा। और ये ब्रैकेट जो है ये बैक स्पेस के नीचे जो ब्रैकेट्स हैं वो हैं। अगर आपको इसमें कोई ब्रश लोड करना हो तो ये कॉर्नर के ऊपर आपको जो छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमने अभी पूरा एक बार ओपन किया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी ऑप्शंस जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ से हम कोई भी ब्रश जो है उसको लोड कर सकते हैं, या इसका जो दूसरा तरीका वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि आप ब्रश को किस तरह से डाउनलोड करके उसको फोटोशॉप में ला सकते हैं। तो अभी हमने इसका एक बैकग्राउंड क्रिएट किया जो बिल्कुल सॉलिड था और उसको हमने अब ग्रेडियंट शेड में कन्वर्ट करना था। तो कलर जो हमारे पास एक टाइम के अंदर हमारे पास ये दो कलर सेलेक्ट हुए होते हैं। अब ये कलर ऊपर वाला जो सिलेक्ट था हमने इसको फिल कर लिया, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके हमने इस कलर को फिल कर लिया। ब्रश टूल हमारे पास एक्टिव है। हम इसी का लाइटर टूल में एक कलर क्रिएट करेंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे और उसको हम बैकग्राउंड पे फिल करके ग्रेडियंट क्रिएट कर लेंगे। तो आप इस तरह से भी ब्रश टूल को यूज़ कर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप फोटोशॉप के ब्रशेस जो हैं वो इंटरनेट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे जाके आपको जिस टाइप का भी ब्रश रिक्वायर्ड है अब वो जाके यहाँ पे टाइप करेंगे और फ्री डाउनलोड की ऑप्शन जो है उससे आप मल्टीपल वेबसाइट्स के लिंक आपके पास ओपन हो जाएंगे और आपने उन वेबसाइट को चेक कर लेना है जहाँ से आपको कोई ब्रश जो है सूट करे वो आप डाउनलोड कर लें। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड करें तो बहुत केयरफुली डाउनलोड किया करें। समटाइम्स होता है कि जब आपने इस तरह की वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो उसके साथ कुछ ऐड चल रहे हैं जिसके भी ऊपर भी डाउनलोड का बटन होता है और वहाँ से समटाइम्स कुछ इस तरह की फ़ाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं, एक्जी फाइल्स, जिससे आपके सिस्टम को या आपके डाटा को कोई मसला हो सकता है। तो आपने बहुत केयरफुली इसको रीड करके फिर आपने डाउनलोड करना है इसको। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक जिप फाइल जो होगी वो डाउनलोड हो जाएगी। आपने उसको अनजिप करना है, उसका जो एक आइकन बना होगा आपके पास एक फ़ाइल होगी एक्जी फाइल जिसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। सिंपली डबल क्लिक करेंगे, फोटोशॉप में जाएंगे तो वो ब्रश जो होगा वो लोड हो जाएगा और आपके पास वो ब्रशेस में शो हो रहा होगा और उसी नाम से होगा जिस नाम से आपने उस ब्रश को डाउनलोड किया होगा, उसी नाम से आपके पास ब्रश यहाँ पे अवेलेबल होगा, जिसको आप ब्रश के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे लोड किया होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसमें से ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल सर्कल वाले ब्रश को यूज़ कर रहे थे, आप इसी तरह से इस ब्रश को भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल स्टाइल्स के क्लाउड ब्रशेस जो हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं। अब हम उसको डिफरेंट जगहों पे यूज़ करेंगे। जैसा कि अभी हमारे पास ये एक प्रिंटेड हमने पहले से क्रिएट किया हुआ था, पहला हमारा एक पुराना ऐड था, उसके बीच में हमने क्लाउड इस तरह के यूज़ किए थे। तो अब हम यहाँ पे इसको मज़ीद आपको क्लाउड ऐड करके बताएंगे कि आप किस तरह से मीन्स कि कुछ भी आप किसी भी टाइप का ब्रश जो है उसको किसी भी तरह के इन्वायरमेंट के ऊपर या कोई भी आपका आर्ट वर्क है उसके अंदर यूज़ करना है आपने। अब ब्रश का सिंपल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो उससे वो आप
ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसके बीच में नोट कीजिएगा कि हमने पहले तो हार्ड ब्रश जो था, मीन्स कि उसकी ओपेसिटी 100 पे रख के उसको यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने इसका जो फ्लो है उसको भी चेंज किया और इसकी ओपेसिटी को भी चेंज किया, और स्मूथिंग जो है उसको भी हमने चेंज कर लिया कि उसकी स्मूथनेस जो है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, कि उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे किस तरह से ब्रश का यूज़ करना है, आपके आर्ट वर्क के अकॉर्डिंग। तो हमने इसको डिफरेंट जगहों पे जो चेंज करके ट्राई किया है, और आपने इसका रिज़ल्ट देख लिया। यहाँ पे तो हमने खैर इसको बहुत ज़्यादा पीछे ब्रश का यूज़ कर लिया, इस तरह से किसी डिज़ाइन में भी हम नहीं यूज़ करते, बट ये है कि एग्जांपल के लिए बार उसकी जो कलर ओपेसिटी थी और फ्लो था उसको चेंज करके हमने यहाँ पे इस ब्रश को ट्राई कर लिया कि ये किस तरह से वर्क करेगा। अब इस आर्ट वर्क के बीच में हम जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर ग्रेडियंट शेड क्रिएट करेंगे। सिम जो सर्कल ब्रश है हमारे पास सर्कल शेप में, उसको यूज़ करके हम बैकग्राउंड पे ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे। मीन्स कि आप नॉर्मल जैसे हम फ्लैट कलर यूज़ करते हैं तो हम नहीं यूज़ करते, थोड़ा ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। तो हम उसके लिए इस ब्रश का यूज़ कर लेते हैं। जो कैनवस पे अभी हमें एक विजुअल नज़र आ रहा है, उसके बैकग्राउंड पे आपने देखा होगा कि हमने उसके नीचे एक शेडो क्रिएट किया। वो जो शेडो है वो भी हमने ब्रश टूल से ही क्रिएट किया। अब हमने शेडो क्रिएट करना था तो उसके लिए हमने ब्रश टूल को यूज़ किया। जब ब्रश से हमने उसके एक सर्कल पेज क्रिएट कर लिया, कलर ऐड कर लिया, तो उसको हमने कंट्रोल टी प्रेस करके टॉप से बॉटम की तरफ स्ट्रेच करके अपने विजुअल के साथ एज अ शेडो यूज़ कर लिया, शेडो के लिए उसको यूज़ कर लिया। तो आप इस तरह से उसे शेडो भी क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स कि आप वो तो डिपेंड करता है कि आपने किस ब्रश को किधर यूज़ करना है। जहाँ भी आपको लगेगा कि आपके विजुअल के अंदर ब्रश टूल को यूज़ करना है आपने, तो आप ब्रश टूल को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें ब्रश टूल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम चेक करेंगे कि किस प्रॉपर्टी से हम किस तरह से ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो प्रीव्यू है वो आपको यहीं नीचे स्क्रीन के बीच में जो नीचे आपको विंडो नज़र आ रही है वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से आपकी ब्रश जो वो यूज़ होगी, या उसका जो प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका ब्रश जो है वो कैसे यूज़ करना है आपने, या उसका जब आप उसको यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट जो है वो किस तरह का होगा। हमने इसकी डिफरेंट सेटिंग्स करने के बाद इसको हमने अपने कैनवस के बीच में यूज़ किया है। तो आप किसी भी अपने डिज़ाइन के बीच में इनको यूज़ कर सकते हैं। एक डिज़ाइनर जो है वो डेली रूटीन में ब्रश टूल, पेन टूल इनको यूज़ करता रहता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे आर्ट वर्क जो होते हैं उसके बीच में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर आपको ग्रिप जो होगी वो सारी प्रैक्टिस से होगी। बाकी भी टूल्स जितने भी हैं वो सारे प्रैक्टिस की गेम है, कि जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आप इतना अच्छे से उस टूल को यूज़ कर सकते हैं और अपना जो डिज़ाइन है उसको क्रिएट कर सकते हैं उससे। या कोई भी आपने विजुअल क्रिएट करना है, कोई एडिटिंग करनी है, मैनिपुलेशन क्रिएट करनी है आपने, या कोई बैकग्राउंड क्रिएट करना है, टेक्सचर क्रिएट करना है, कुछ भी आपने क्रिएट करना है, तो आप टूल के ऊपर जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे इतना अच्छा आपकी ग्रिप होगी और इतना ही ईजिली आप उस टूल को यूज़ करके आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं।
अब हम ट्राई कर लेते हैं कि हम अपना जो ब्रश है, मीन्स कि हम किसी इमेज, किसी टेक्सचर को ब्रश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसकी एक सिंपल सा वे है कि आप पहले तो किसी भी विजुअल को पीएनजी कर लें। पीएनजी में कन्वर्ट करने के बाद, या आपके पास पहले से कोई चीज़ पीएनजी में है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, वो टेक्सचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को ब्रश में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद आपने सिंपली जाना है एडिट में, और एडिट में जाके आपने करना है डिफाइन ब्रश। इसको नाम देना है, जो भी आप इसका नाम सेलेक्ट करेंगे, आप इसका नाम कोई सा भी क्रिएट कर ले, जिससे आपको पता चल जाए कि आपने ये वाला ब्रश जो है खुद क्रिएट किया। उसके बाद ओके का बटन जो है वो प्रेस कर लेंगे तो आपका ब्रश बन जाएगा। ये ब्रश आपको जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, और जैसे आपने दूसरे ब्रशेज़ की सेटिंग्स की प्रॉपर्टी से जाके इसकी भी इसी तरह से सेटिंग्स कर सकते हैं। और अब हम इसको यूज़ करके भी दिखाएंगे आपको कि किस तरह से आपका अपना बनाया हुआ ब्रश जो है वो किस तरह से वर्किंग करेगा। तो इस तरह से आप कोई भी ब्रश जो है वो क्रिएट कर सकती हैं और उसको अपने डिज़ाइन के बीच में, जिस डिज़ाइन में आप उसको ऐड कर रहे हैं, जिस डिज़ाइन में आपने उसको यूज़ करना है, आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। और इन फ्यूचर भी अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो आप वहाँ पे भी उसको यूज़ कर लेंगे। हम ब्रशेज़ इसलिए भी क्रिएट करते हैं कि समटाइम्स होता है कि हमें अगर कोई पैटर्न ऐड करना है, पैटर्न को हम ब्रश में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम ईज़िली उससे पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो भी सेटिंग्स हैं उस सेटिंग्स को यूज़ करके। इन टूल्स को जब भी हमने यूज़ करना है तो हमने अपने डिज़ाइन को क्रिएट करते हुए जो टाइम सेव करेंगे हमने उस पर्पज़ के लिए इनको यूज़ करना है कि हमने टूल्स को समझना है, शॉर्ट कीज़ को समझना है, प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है उसकी, कि किस तरह से हम अपना जो टाइम है उसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, इस विजुअल के बीच में अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप एक ब्रश को, मीन्स कि अगर आपने एक ही फ्लो में ब्रश को यूज़ करना है तो आपको माउस को क्लिक करके उसको होल्ड करके उसको पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल, अब बॉटम से टॉप की तरफ मुझे यहाँ पे कलर ऐड करना था बॉटम के ऊपर बॉटल के, और उसके बाद मैंने शिफ्ट प्रेस करना है और ऊपर क्लिक कर देना है टॉप की तरफ, जहाँ तक आपको वो कलर फिल करना है उसका, जहाँ तक आपको शेड क्रिएट करना है। आपको मैनुअल जो ब्रश है उसको फिल नहीं करना पड़ेगा, खुद से ही और बिल्कुल एक अलाइन कलर होगा वो क्रिएट हो जाएगा। एक डिज़ाइनर जो है वो डेली रूटीन में ब्रश टूल, पेन टूल इनको यूज़ करता रहता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे आर्टवर्क जो होते हैं उसके बीच में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर आपको ग्रिप जो होगी वो सारी प्रैक्टिस से होगी। बाकी भी टूल्स जितने भी हैं वो सारे प्रैक्टिस की गेम है, कि जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आप इतना अच्छे से उस टूल को यूज़ कर सकते हैं और अपना जो डिज़ाइन है उसको क्रिएट कर सकते हैं उससे। स्टेम टूल, क्लोन स्टेम टूल से हम स्टार्ट करेंगे, जिसकी शॉर्ट की है एस। अपने कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे तो ये टूल जो है ये एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही हमने इस टूल को एक्टिव किया, अब टॉप के ऊपर इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ से आप जाके ब्रश का साइज़ जो उसको भी चेंज कर सकते हैं, हार्ड ब्रश या सॉफ्ट ब्रश जो भी आपको यूज़ करना हो वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं इसके बीच में, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं इसके बीच में, कि आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन अगर यूज़ करनी है। नॉर्मली तो हम नहीं यूज़ करते, इसको नॉर्मल पे रहने देते हैं, बट अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और इसी तरह से बाकी के इसके जो ओपेसिटी है, इसका फ्लो है, उसको हम डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इसको उसके अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग का सारी कर लेंगे। स्टेम टूल को यूज़ नॉर्मली हम किसी भी इमेज को नीट करने के लिए करते हैं, लेकिन जैसे कि आप ये स्किन देख रहे हैं जिसके ऊपर अभी एक नीज़ है, उनको हम रिमूव करेंगे स्टेम टूल से। स्टेम टूल को यूज़ आपने इस तरह से करने का, आल्ट प्रेस करके जहाँ से आपने, जिस एरिया से आपने कलर्स को या बैकग्राउंड को पिक करना है, वहाँ पे आप आल्ट प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक से एक दफ़ा क्लिक कर लेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो ये वहाँ से उस एरिया से उस कलर को, उस पैटर्न को पिक कर लेगा, और उसके बाद आपने
जैसे हम ब्रश टूल को यूज़ कर रहे थे हम इसी तरह से इसको यूज़ करेंगे। हम लेफ़्ट क्लिक जो है उससे उसको प्रेस करके रखेंगे और जिस एरिया के ऊपर हमने वो कलर वो पैटर्न ऐड करना होता है वहाँ पे उसको मूव करते रहेंगे, तो ये सर्कल जिधर जिधर मूव होता रहेगा वहाँ पे वो कलर चेंज हो जाएगा। जिस भी एरिया के ऊपर हम इसको मूव करते जाएंगे उस एरिया को ये क्लियर करता जाएगा, या वो जो पैटर्न होगा वो उस एरिया पे फिल हो जाएगा। असल में ये जो भी अभी हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिस जिस एरिया के ऊपर हमारा ये प्लस का साइन जा रहा होगा उस एरिया से ये कलर को या टेक्सचर को पिक कर रहा होगा और इसको फिल कर रहा होगा। हम इसका फ्लो और इसकी ओपेसिटी के साथ भी प्ले कर लेते हैं समटाइम्स के जब हार्ड कलर मीन्स के जैसे मैंने वाइट से अगर कलर को पिक किया है, स्किन के वाइट जो पार्ट है यहाँ से अगर कलर पिक करता तो इसने जिधर जिधर इसने फिल होना था वाइट फिल होना था और वो जो दूसरा टेक्सचर था उसके साथ इसने मैच नहीं करना था। तो मैंने फिर उसकी जो ओपेसिटी और फ्लो है उसके साथ प्ले करूँगा कि उसको कम कर लूँगा और इस तरह से ये मर्ज कर लेगा, उसको दोनों बैकग्राउंड्स को आपस में मर्ज कर लेगा, तो हमारा जो इमेज होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्लोन स्टैम्प टूल जो है उसको यूज़ करते हैं। इसी में हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल जो है उसकी शॉर्ट की है शिफ्ट एस प्रेस करेंगे ये टूल एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, जो पहला हमारा स्टैम्प टूल है सारा ही इसकी सेटिंग्स उसी तरह से हमें नज़र आ रही होंगी, बट इसका जो यूज़ है वो डिफरेंट है। वो इस तरह से डिफरेंट है कि इसको हम यूज़ करते हैं नॉर्मली जब हम कोई पैटर्न क्रिएट कर रहे होते हैं, उसकी टाइल बनी होती है हमारे पास पैटर्न की, तो हम उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। आपने सिंपल इस टूल को एक्टिव करना है, इसकी जो भी आपने सेटिंग करनी मीन्स कि आपने उसका जो ब्रश है वो सॉफ्ट रखना है या हार्ड रखना है वो आप कर लेंगे। इसकी जो टॉप के ऊपर प्रॉपर्टी बार है अगर आप वहाँ पे देखें तो आपके पास एक एक्स्ट्रा आपको एक फ्रेम नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर अभी हमने क्लिक किया, जिसके अंदर अभी हमारे पास कुछ टेक्सचर पैटर्न्स जो हैं इमेजेस जो हैं वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उसको भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो इसके बिल्ट इन पैटर्न है पहले हम उसको यूज़ कर लेते हैं ताकि उससे हमें आइडिया हो जाए कि ये टूल जो है किस तरह से वर्किंग करेगा। तो अभी हम सिंपल उस पैटर्न को हमने सेलेक्ट किया जो हमारे पास अभी हमें ऊपर टॉप में नज़र आ रहा है, वो हमने सेलेक्ट करने के बाद लेफ़्ट क्लिक जो है इसका उसको होल्ड करके रखना और जो ब्रश है उसको मूव करना है कैनवस के ऊपर, जिस जिस एरिया के ऊपर हमने उस पैटर्न को फिल करना है तो ये फिल हो जाएगा। अब हम खुद से जो पैटर्न है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम एडिट में जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है डिफाइन पैटर्न, उस पर हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, उसके ऊपर जो भी हमें नाम इसका क्रिएट करना है हम इसका नाम क्रिएट कर लेंगे जिससे हमें आइडिया हो जाएगा या हमें पता होगा कि ये पैटर्न जो है किस तरह का हमने इसका पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। नॉर्मली तो ये है कि आपके पास इमेज भी वहाँ पे नज़र आ रही है तो आप उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसका आपने कोई नाम क्रिएट कर लेना है। जैसे ही हमने पैटर्न क्रिएट कर लिया तो हमें हमारी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे ऊपर टॉप पे शो हो रहा है जैसे बाकी पैटर्न शो हो रहा है। अब वहाँ से हमने उस पैटर्न पे क्लिक करना है और उसके बाद हम किसी भी कैनवस के अंदर चले जाएंगे और लेफ़्ट क्लिक करके ब्रश को मूव करेंगे अपने कैनवस के बीच में, जिस जिस एरिया के बीच में हमें वो फिल करना होगा वहाँ पे हम उसको मूव करते जाएंगे, वो जो पैटर्न होगा वो वहाँ उस एरिया में फिल हो जाएगा। इस टूल को मज़ीद क्लियरिटी के साथ डिफाइन करने के लिए मैं अब पैटर्न मेरे पास बना हुआ उसको मैं पहले तो जाके एडिट से पैटर्न में कन्वर्ट कर लूँगा उस इमेज को, टेक्सचर को मैंने जैसे फिल किया अभी इसी तरह से मैं उस पैटर्न को भी फिल करूँगा जिससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि इस टूल को आपने कहाँ पे यूज़ करना है। अभी तो मैंने एक इमेज के लिए यूज़ किया है, लेकिन आपने जब पैटर्न वगैरह अगर क्रिएट करने हो बैकग्राउंड के ऊपर कोई टेक्सचर क्रिएट करने हो तो आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस भी इमेज को आपने पैटर्न के लिए क्रिएट करना हो, पैटर्न क्रिएट करना उसका अगर उसका साइज़ 400 बाई 400 पिक्सल होगा तो उससे आपका जो पैटर्न है बहुत अच्छा बन जाएगा और आप उसको ईजिली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पैटर्न स्टैम्प टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है रेजर टूल। रेजर टूल को नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जब हमने दो इमेजेस को आपस में मर्ज करना हो तो उसके बीच में हम रेजर टूल को यूज़ कर लेते हैं और इसकी शॉर्ट की है ई। जैसे ही आपने ई प्रेस करना है तो ये टूल एक्टिव हो जाएगा। अब हमारे पास एक इमेज है जिसके साथ हमें बैकग्राउंड के ऊपर एक कलर ऐड करेंगे और जो टॉप पे इमेज है उसको मास्क करेंगे। मास्क करने के बाद हमने इरेजर टूल को एक्टिव किया है और इसको अरेज कर लिया है। इस एरिया को हमने इसलिए अरेज किया कि इस पार्ट के ऊपर हम कोई टेक्स्ट वगैरह जो है उसको ऐड कर लेंगे और जो इमेज है उसको हम थोड़ा सा साइड पे मूव कर लेंगे
तो हमारे पास एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी टेक्स्ट ऐड करने के लिए। तो इस तरह से हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली यही है कि आपने रेजर टूल को जब भी यूज़ करना है तो आपने लेयर को मास्क कर लेना और उसके ऊपर रेजर टूल को यूज़ करना है। और ये आपने यूज़ करना है जब भी आपने इमेजेस को आपस में मर्ज करना हो, तो उसके लिए आपने रेजर टूल को यूज़ कर लेना है। हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है बैकग्राउंड इरेजर टूल। जब भी आपने क्रोमा के ऊपर को फोटो शूट करना है, आपने उसका क्रोमा रिमूव करना है, तो आप उसके लिए इस टूल को यूज़ करेंगे। अब इस टूल को हमने एक्टिव किया है और उसके बाद हमने जैसे हम ब्रश टूल को लेफ्ट क्लिक करके मूव करे थे, हमने इसको भी इसी तरह से मूव करना है और उस एरिया के ऊपर मूव करना है। क्लिक करके उस एरिया के ऊपर हमने मूव करना है जिस एरिया को हमने रिमूव करना है, मीन्स के बैकग्राउंड के ऊपर, इमेज के ऊपर उसको नहीं लेके आना। अच्छा, जब ये इमेज के ऊपर आएगा तो ये इमेज का कुछ पार्ट जो होगा उसको साथ रिमूव कर लेगा। उसके कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप टॉलरेंस जो है उसका साइज जो है वो कम करके उसको यूज करेंगे तो ये बेहतर यूज होगा और ये कम एरिया को पिक करेगा। और इसी तरह से जो लिमिट्स हैं आप उसको भी कम करके, उसको भी चेंज करके, आप लिमिट्स को भी आप चेंज करके, जैसे हमने फाइंड एज कर लिया, इस टूल को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं और ये बैकग्राउंड रिमूव करके आपको इमेज को पीएनजी बना देगा, जिसके पीछे आप कोई भी बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं और अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है मैजिक रेजर टूल। मैजिक रेजर टूल जो है ये दूसरे दोनों टूल से थोड़ा मुख्तलिफ है। इससे हम ये कर सकते हैं कि जैसे हम मैजिक टूल को यूज़ करते हैं कि हमने सिंगल क्लिक करना है और उसने उस एरिया को पिक कर लेना है जिस एरिया के ऊपर हमने क्लिक किया होगा, उससे रेलिवेंट कलर को पिक कर लेगा, ये इसी तरह से बैकग्राउंड को पिक कर लेगा। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो जिस भी इमेज के ऊपर इसको यूज़ करना है उस इमेज की आपने कॉपी क्रिएट कर लेनी है और उसके ऊपर इसको यूज़ करना है। जो ओरिजिनल इमेज होगा आपने उसको एज इट इज़ अपने पास रख लेना है। माइट भी कि कुछ एरिया जो होगा उसको, जो इमेज का पार्ट होगा उसको भी रिमूव कर ले, तो आप बाद में आप इसको पेन टूल की मदद से या लासो टूल की मदद से एरिया को सिलेक्ट करके और उसकी कॉपी क्रिएट करके आप अपना जो ओरिजिनल इमेज होगा उसके साथ उसको अटैच कर लेंगे, उसको मर्ज कर लेंगे, तो वो इस तरह से आप इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो रिमेनिंग टूल हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जिस टूल को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल जो है इसको हम यूज़ करेंगे जब हमको इमेज एडिट कर रहे हैं और ओवर एडिटिंग कर लें हम उसके ऊपर, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ सेटिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, वो हम पहले कर लेंगे। उसके लिए आप एडिट में जाएंगे, एडिट में परफॉर्मेंस की ऑप्शन है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल के है,
तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट हम इसके अंदर जो परफॉर्मेंस की ऑप्शन है उसमें चले जाएंगे, जहाँ पे हम हिस्ट्री स्टेटस जो है उसको 50 से 1000 कर देंगे। इससे ये होगा कि हम 1000 टाइम अनडू कर सकते हैं जब हम फोटोशॉप के अंदर कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं या आपको इमेज एडिट कर रहे हैं हम, ताकि मुझे अगर 1000 टाइम भी अनडू करना पड़े तो मैं इसमें कर सकता हूँ। तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद मैं ओके प्रेस कर लूँगा। इस टूल को समझने के लिए अब मैं इस इमेज के ऊपर स्टैंपिंग से कुछ एरिया के ऊपर स्टैंपिंग कर लूँगा, जैसा कि इसके पूरे फेस के ऊपर मैंने अब स्टैंपिंग कर ली। और अब मुझे इसको रिवर्स करना है। अगर मैं इसको वैसे अनडू की ऑप्शन भी है मेरे पास, जैसे कि हम हिस्ट्री से जाके अनडू कर सकते हैं। हिस्ट्री का पूरा जो पैनल है वो मेरे पास अभी ओपन हुआ है, यहाँ से मैं जाके भी रिवर्स कर सकता हूँ इसको। लेकिन मैं हिस्ट्री ब्रश टूल जो है उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं हिस्ट्री ब्रश टूल को एक्टिव करूँगा और मैं इस एरिया के ऊपर लेफ़्ट क्लिक इसका होल्ड करके सर्कल को मूव करूँगा। तो जो मेरा एक्चुअल इमेज है मेरे पास अब दोबारा से मैं एक्चुअल इमेज में ही आ गया हूँ। जो मैंने जितना भी उसके ऊपर मिस्टेक की थी या ओवर एडिटिंग कर ली थी उसको मैंने रिवर्स कर लिया। तो इस तरह से हम हिस्ट्री ब्रश टूल जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टूल है, यह है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट वाई प्रेस करेंगे तो ये टूल एक्टिव हो जाएगा। कोई भी फ़ोटो अपने पास हम ओपन कर लेंगे और उसको हम एक इमेज से, जैसे कि एक आर्टिस्टिक इमेज होता है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे उसको, जिसके लिए हम इस टूल को यूज़ करेंगे। इसकी मल्टीपल सेटिंग्स हैं जो हमें इसकी प्रॉपर्टी में नज़र आ रही है टॉप मेन्यू के नीचे। वहाँ से हम इसकी मल्टीपल सेटिंग्स जो उसको चेंज करके इस टूल को यूज़ करेंगे। इस टूल को भी हमने यूज़ ऐसे ही करना है कि हमने लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके रखना है और जो उसका सर्कल है जिस एरिया के ऊपर हम इसको मूव करेंगे वो एरिया जो होगा आर्ट पेंटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। डिफरेंट जो सेटिंग्स हैं उनको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे ब्रश के डिफरेंट साइजेज़ हैं जिसको हम इस इमेज के ऊपर यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करने के बाद हम इसको इमेज को एक आर्ट पेंटिंग में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास ब्रशेस के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट टाइप के ब्रशेस हैं, हम उनको भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। वो हम अगर हम ब्रश का सर्कल या किसी और शेप में भी यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वो टॉप पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी बार है वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के ब्रशेस आ रहे थे। जो भी आप ब्रश सेलेक्ट कर रहे हैं वो उसी टाइप के ब्रश जो होगा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा।
इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस को अगर हम बढ़ा लेंगे तो उससे ये होगा कि उसका साइज़ जितना हम उसको बढ़ाएंगे, किसी भी इमेज को हम जल्दी से आर्ट पेंटिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास जो टूल एक्टिव है ये है ग्रेडियंट टूल। फोटोशॉप में ग्रेडियंट टूल को यूज़ करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हम पहले कर लेते हैं वो ये कि हम कोई सा भी ग्रेडियंट, किसी भी टाइप के ग्रेडियंट जो हैं उसके प्रीसेट्स हम ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सिंपली जाके गूगल के ऊपर टाइप करना है ग्रेडियंट प्रीसेट्स, मल्टीपल वेबसाइट्स के जो लिंक हैं वो ओपन हो जाएंगे। ग्रेडियंट के जो प्रीसेट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको चाहिए होंगे। उनको डाउनलोड करेंगे हम, हमारे डाउनलोड के फ़ोल्डर में आ जाएंगे। वहाँ पे हमारे पास ज़िप फाइल आ जाएगी, उसको हम अनज़िप करेंगे। अनज़िप करने के बाद वहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल जो भी हमें ये नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपने सिंपल डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ोटोशॉप में लाइब्रेरी में ग्रेडियंट जो होंगे ये सेव हो जाएंगे और आप यहाँ से ईज़िली ये ग्रेडियंट जो है उसको अपने फ़ोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट टूल को नॉर्मली हम डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। जब हमको आर्टवर्क क्रिएट करते हैं तो उसके बीच में हमने एक से ज़्यादा कलर्स को मिक्स करके अगर यूज़ करना है तो उसके लिए हम ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं। ग्रेडियंट ये होता है कि एक से ज़्यादा कलर्स को आपस में मिक्स करके किसी भी डिज़ाइन के बीच में, किसी फ्रेम के बीच में, आर्टवर्क के बीच में यूज़ करना, उसको ग्रेडियंट कहते हैं। तो ग्रेडियंट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टूल भी है। हम अपने डिज़ाइंस के बीच में इसको यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे। जो हमारे डिज़ाइंस आर्टवर्क क्रिएट हो रहे होते हैं उसके बीच में हम ग्रेडियंट टूल का भी यूज़ करते हैं। किसी डिज़ाइन को वाइब्रेंट बनाना है, कलरफुल डिज़ाइंस जब हम कर रहे होते हैं, या कोई पेंटिंग है, आर्टवर्क कोई भी क्रिएट करते हैं उसके बीच में ग्रेडियंट टूल को यूज़ करते हैं। हम ग्रेडियंट खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर कलर्स जो हैं उसको ऐड भी कर सकते हैं। किसी कलर को अगर हमें रिमूव करना हो, एक्स्ट्रा को कलर है बीच में, तो हम उसको रिमूव भी ईजिली कर सकते हैं यहाँ से। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन से ग्रेडियंट, हमें कौन से कलर रिक्वायर्ड है अपने डिज़ाइन में जो हमें ऐड करने, और कौन से जो है उनको हमें अपने डिज़ाइन के बीच में ऐड नहीं करना, तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं और कलर्स को ऐड भी कर सकते हैं। आपने सिंपल एक किसी भी एक पॉइंट से क्लिक करके उसको होल्ड करना है और दूसरी तरफ आपने मूव करना है कर्सर को। जिस साइड पे भी आप उसको जैसे भी मूव करेंगे वो इसी तरह से ग्रेडियंट ऐड हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास मल्टीपल ये फोल्डर्स बने हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो ग्रेडियंट्स हैं, प्रीसेट्स, वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हम उसको अपने किसी भी डिज़ाइन में इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर ख़ुद का ग्रेडियंट नहीं बनाना चाह रहा हूँ तो जो प्रीसेट्स होते हैं इनको भी मैं अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकता हूँ। ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी में हमारे पास ग्रेडियंट के 5 डिफरेंट स्टाइल्स पड़े होंगे जिस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट को कलर्स उसी तरह के होंगे बट उसका जो यूज़ है वो डिफरेंट है, जिसको अभी हम ट्राई कर लेते हैं इसमें।
इस तरह से अगर हम ग्रेडियंट को यूज़ करेंगे तो उससे ये होगा कि हम नॉर्मली जैसे कि कुछ सनलाइट वगैरह क्रिएट करनी है या कोई भी लाइट का शेड क्रिएट करना है हमें, तो उसके लिए हम इस तरह से ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हैं। ये सर्कल में ग्रेडियंट ऐड होगा और एक रेडियस क्रिएट होगा इसका, तो इस ग्रेडियंट को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम इस ग्रेडियंट को लाइट के लिए या रेडियस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमें कोई लाइट वगैरह क्रिएट करनी है, जैसे कि हम नॉर्मली अपने किसी भी डिज़ाइन के बीच में लाइट ऐड करते हैं, तो हम इस तरह से लाइट भी ग्रेडियंट से क्रिएट कर सकते हैं। बट उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो उसका साइड्स के ऊपर जितना भी एरिया है वो उसका कलर ब्लैक होना चाहिए, और जो हमने जिस कलर की भी लाइट क्रिएट करनी है उसका कलर वाइट, येलो, जो भी आपको लाइट का कलर रिक्वायर्ड है, आप इस तरह से उसका ग्रेडियंट क्रिएट कर लेंगे। और ग्रेडियंट क्रिएट करने के बाद आप उसका जो भी आपने उसका साइज़ रखना है वो साइज़ रख लेंगे आप। और अपने ब्लेंडिंग मोड से जाके स्क्रीन कर लेना है उसको, जो ब्लैक कलर होगा वो रिमूव हो जाएगा और इस तरह से आपके पास एक लाइट क्रिएट हो जाएगी, जिसको आप कहीं पे भी यूज़ अपने डिज़ाइन के बीच में जहाँ पे भी आपको लाइट क्रिएट करनी हो तो वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास पेंट बकेट टूल, जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट जी। शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो ये टूल एक्टिव हो जाएगा। इस टूल से हम किसी भी आर्ट वर्क, जो हमारे पास लाइन आर्ट में कोई हम अगर कोई आर्ट वर्क क्रिएट कर लेते हैं तो उस पर अगर हमें कोई कलर वगैरह फिल करने, नॉर्मली तो ये होगा कि हम एक एक पॉइंट पार्ट को जाके सिलेक्ट करें मैजिक टूल से या हम पेन टूल से उसको सिलेक्ट करें और उसमें कलर फिल करें। उससे ज़्यादा इजी ये टूल है। आप कोई भी अपने पास कलर पैलेट जो है वो क्रिएट कर लें, उससे आप कलर पिक करेंगे और जैसे ही आप कलर पिक करेंगे उसके बाद आप इस टूल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने जिस भी पार्ट के अंदर उस कलर को फिल करना है आप वहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो वो कलर फिल हो जाएगा। अब जिस भी कलर को हमें जिधर भी फिल करना है हम आल्ट प्रेस करके उस कलर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जिस भी एरिया के ऊपर वो कलर को फिल करना है वहाँ जाके क्लिक करेंगे तो वो कलर फिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस टूल को भी यूज़ कर सकते हैं।
इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है एंटी अलाइंस, जो आपको टॉप के ऊपर नज़र आ रहा है। आपने ये जो दो पार्ट हैं ऊपर प्रॉपर्टी में जो नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को आपने चेक रखना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इनको अगर आप ये अनचेक कर देंगे तो आपने जैसे ही इमेज के ऊपर, उस आर्टवर्क के ऊपर, उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो पूरे एरिया के अंदर उस कलर को फिल कर देगा। तो इसलिए आपने इन दोनों को चेक ही रखना है, इनके चेक ऑन होंगे। उसके बाद हमारे पास है 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। जो भी हमने 3D शेप क्रिएट की होगी उसके ऊपर अगर हमें जो मटेरियल यूज़ करना है, उसको ड्रॉप करना है उसके ऊपर, तो वो इस टूल को हम यूज़ करके वो मटेरियल जो उसको अप्लाई करेंगे। हमने अभी ये एक रेक्टेंगल है, इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया हुआ, और इसके ऊपर हम अब मटेरियल अप्लाई कर लेंगे। तो जिस भी मटेरियल के ऊपर हम जाके क्लिक करेंगे यहाँ से, तो उसको हम यहाँ किसी भी शेप के ऊपर जो भी आपने क्रिएट की होगी, हमने यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट किया है जिसके ऊपर हमने इस मटेरियल को अप्लाई कर देना है। तो हम इस टूल को यूज़ करके मटेरियल अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। हम इस मटेरियल को चेंज भी कर सकते हैं। ब्लर टूल को हम यूज़ करते हैं जब भी हमको इमेज एडिट कर रहे होते हैं, तो उसके बीच में इसको यूज़ करते हैं। इसका जो पर्पज़ है वो किसी भी इमेज को सॉफ्ट बनाना है। आपके पास कोई भी इमेज है, उसको अगर आपने सॉफ्ट दिखाना है कि जो उसका स्किन है वो सॉफ्ट है, तो आप उसके लिए इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने इस टूल को एक्टिव करना है, तो जो भी आपके पास इमेज होगा उसको सिलेक्ट करें। उसके लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपने लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करना है और इस सर्कल को आपने मूव करना है इमेज के ऊपर। तो वो जो एरिया जिसके ऊपर आप इसको मूव करेंगे वो सारा एरिया सॉफ्ट हो जाएगा। जिस एरिया के ऊपर आप इसको मूव करेंगे वो सारा एरिया सॉफ्ट हो जाएगा। इसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट जो है वो अप्लाई हुआ। तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट को 3D करते हैं यहाँ पे, तो बिल्ड इन कुछ इफेक्ट होते हैं जो इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। और अगर हमें टेक्सचर को इसमें चेंज करना है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। आपके पास ये लेयर पैनल जो होता है, यहाँ पे सारे इफ़ेक्ट शो हो रहे होते हैं। अब उस इफ़ेक्ट के ऊपर जाके डबल क्लिक करके उसको चेक भी कर सकते हैं कौन सा इफ़ेक्ट जो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्सचर की ऑप्शन भी थी, वहाँ हम अपना कोई भी इमेज जो है, कोई भी टेक्सचर जो उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करके वहाँ से सेव करेंगे तो यहाँ पे वो रिप्लेस हो जाएगा। जो ब्लर टूल है उसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कि किसी भी इमेज को अगर हमने सॉफ्ट दिखाना है तो उसके लिए हम इस टूल को यूज़ करते हैं। इस टूल को हमने यूज़ इस तरह से करने के, इस टूल को हमने एक्टिव करना है और उसके बाद हमने लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करना है और जो सर्कल है उसको आपने जिस पार्ट के ऊपर भी मूव करेंगे लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके वो इमेज का पार्ट जो होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है शार्पन टूल। शार्पन टूल जो है इसको हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई इमेज ब्लर होता है तो उसको शार्प करने के लिए। लेकिन इस टूल को जब भी हमने यूज़ करना है, एक चीज़ को हमने अपने माइंड में रख लेना है कि इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो हमारी इमेज होगी उसका जो टेक्सचर होगा उसको ये डार्क कर देगा। तो इसलिए हमने इसको इतना यूज़ करना है कि हमारी इमेज की क्वालिटी है वो ख़राब ना हो। इस टूल को भी हम जब यूज़ करेंगे तो हमने लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके रखना और जो सर्कल होगा उसको अपने इमेज के ऊपर मूव करना है जिस एरिया को हमें शार्प करना है।
तो उससे हमारा इमेज शार्प हो जाएगा। नेक्स्ट टूल है हमारे पास डॉज टूल। डॉज टूल को भी हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी स्किन को ब्राइट करना हो, उसके लिए हम डॉज टूल को यूज़ करते हैं, जिसकी शॉर्ट की है वो। आपने इस टूल को एक्टिव करना है और इमेज के ऊपर आप इसको मूव करेंगे लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके। अब जिस एरिया के ऊपर मूव करेंगे ये उस एरिया को लाइट कर देगा। ये हमने जो टूल डिस्कस किए जो इमेज को एडिट करने के लिए, इनको हमें बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है कि हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना कि ओवर लगे ये, और जहाँ पे हमें जितना रिक्वायर्ड होगा हम इसको इतना यूज़ कर लेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो बर्न टूल। बर्न टूल को हम यूज़ करते हैं जिस इमेज के जिस पार्ट को हमें डार्क करना है, बर्न करना है, कि वो इमेज की जो फील है, वो इमेज की जो टोन है उसको अगर डार्क करना है, हमें इमेज को डार्क करना है किसी भी पार्ट को, तो हम बर्न टूल को यूज़ करते हैं। लेकिन बर्न टूल को भी हम बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, इतना यूज़ करेंगे कि जिससे हमारे इमेज की जो लुक है वो ख़राब ना हो, लुक एंड फील उसकी ख़राब ना हो। इसी तरह हमारे पास पंच टूल है जिसको हम डिफरेंट टाइप के इमेजेस को एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इमेज के बीच में हम थोड़ा सा रेडिश टोन जो है उसको ऐड कर लें, उसके लिए हम स्पंज टूल को यूज़ कर लेंगे। इस वीडियो को हम इन्हीं टूल्स के ऊपर वाइंड अप करते हैं। अब जो बाकी के टूल्स हैं उसको हम अगली वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुताल्लिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।